नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। क्लास की शुरुआत करें। ओके, सो कितने कितने प्रश्न हो गए थे जरा बताएंगे आप? कितने सवाल हो गए थे? प्रश्नों की संख्या 57। ओके, 57 ये हो गए थे। 58 ऑनवर्ड्स हमें प्रश्नों को करना है, ठीक है। ये सवाल हमें करना है 58 ऑनवर्ड्स, राइट। तो आपको इस डेटा का वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ वेरिएंस क्या होता है। हाँ जी। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक मीन डेविएशन दिखाया था शुरू में, याद है? नेट डेविएशन तो 0 होता है, बट हमने एक मीन डेविएशन निकाला था, याद करो, एक सवाल में, याद है? वेरिएंस एक और तरीका है डेटा में वेरिएशन को मेजर करने का। तो लेट मी एक्सप्लेन कि वेरिएंस क्या है। तो अगर मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं वेरिएंस, जिसको बोलते हैं विचरण, कि डेटा आपका कितना विचरण कर रहा है, कितना घूम रहा है इधर से उधर। वेरिएशन बेसिकली मेजर करने के लिए वेरिएंस का इस्तेमाल होता है। तो वेरिएंस कैसे मेजर होता है कि आपका जो डेटा है, एक पर्टिकुलर डेटा को मैं मान लिया बोल रहा हूं, ऑब्जर्वेशन को xi, इसमें से आप x बार यानी मीन को घटाइए और क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए, डिवाइड, और यहां पर आपकी बात क्या हो रही है कि i बराबर 1 से n तक जाओ, डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उसको डिवाइड करो। तो आप जरा ध्यान से देखना, वेरिएंस बेसिकली क्या कर रहा है कि जो डेविएशन है उनका स्क्वायर ले रहा है। तो हर स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एक और फायदा है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए जैसे कोई, मैं नॉर्मल जो डेटा हमारे सामने है कोई भी, जैसे लेट्स से ये डेटा जो नेक्स्ट दिया हुआ है आपको। अच्छा, एक चीज और बताना कि जब हम एक मीन डेविएशन निकाल रहे थे, याद हो आपको, मीन डेविएशन, वो डेविएशन आपको याद है किस प्रकार से कैलकुलेट हो रहा था? वो कैलकुलेट हो रहा था आपका मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई n। मॉड सिंबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी भी मॉड एक्स लिखा तो ये हमेशा इसका आउटकम पॉजिटिव या 0 होगा, नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप मॉड के अंदर -5 डालोगे तो भी बाहर 5 ही आएगा, और अगर मॉड के अंदर आप 5 डालोगे तो भी बाहर 5 ही आएगा। मतलब वो नेगेटिव डेविएशन को भी यहाँ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए मीन डेविएशन और वेरिएंस में क्या फर्क है, जरा इस बात को बहुत गौर से समझते हैं। तो मीन डेविएशन और वेरिएंस में जो मूलतः फर्क है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, अगले डेटा में समझाता हूँ, राइट। जैसे ये डेटा मुझे दिया है, इस डेटा में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मीन डेविएशन है वो भी निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, और जो हमारा वेरिएंस है वो भी निकालते हैं। तो जरा गौर से देखिए बहुत ध्यान से कि इस डेटा को अगर मैं देखूं तो आपकी वैल्यू है 6, 7, 5, 9, 12, 15। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? एक्स बार यानी मीन। तो 6, 7, 13, 5, 18, 27, 39, 39, 15 हो गया 54। और हमने कहा 54 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 9 आ गई आपकी वैल्यू। यस। अब 9 के रेस्पेक्ट में ये 6 -3 है, ये 7 -2 है, ये 5 हमारा -4 है, ये 9 वाला 0 है, 12 वाला +3 है, 15 वाला क्या है? +6 है। अब अगर मैं ये मीन डेविएशन कैलकुलेट करूंगा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 6, 19, 12, 6, 18 बटे 6। क्या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आपका 3 आ रहा है? यस। अगर मैं वेरिएंस निकालने जाऊंगा तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वेरिएंस में इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये 9 बनेगा, 2 दूनी 4 बनेगा, 4 चौके 16 बनेगा, 3 त्रिका 9 बनेगा, 6 36 बनेगा, और डिवाइडेड बाई मुझे 6 करना है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 9, 4, 13, 16, 13, 29, 29 और 9 38, 38 और 36 कितना हुआ? 74 बटे 6, यानी 37 बटे 3। 37 बटा 3 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 12.33 है। यस और नो? यस और नो? अब देखो इस पॉइंट को जरा थोड़ा सा समझते हैं कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में हमने स्क्वायर नहीं किया था, यहां हमने हर एक डेविएशन का स्क्वायर किया है। एक और बात देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इस 3 का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 9। लेकिन ये वैल्यू जो आपका वेरिएंस है वो अभी भी इससे अधिक है,
यानी यहां पर जब हम इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, अगर मैं फाइनल एवरेज निकाल के स्क्वायर लूं, स्क्वायर ऑफ एवरेज और एवरेज ऑफ स्क्वायर में फर्क है। देखा आपने, जब हम यहां एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ले रहे हैं डेविएशन का, तो वो वैल्यू अधिक आ रही है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण बता रहा हूं। जो लार्जर डेविएशन है, जैसे 6 का स्क्वायर ना 36 बनता है, यानी दिस इज ए मच बिगर चेंज देन कि आप 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं 9। तो होता क्या है बेसिकली, वेरिएंस क्या कमाल करता है, वेरिएंस कमाल ये करता है कि जो बड़े डेविएशंस होते हैं उनको प्रायोरिटी मिल जाती है, वो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं वेरिएंस में, लेकिन मीन डेविएशन में उतने हाईलाइट नहीं हुए। हमने जब मीन डेविएशन का स्क्वायर करके देखा तो 9 आया। चलो इसको और प्रिसाइज लेते हैं। अगर हम, आप कहोगे सर मीन डेविएशन को और जो वेरिएंस है, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं, मीन डेविएशन और वेरिएंस को हम कंपेयर करना चाहते हैं, आप कहोगे वेरिएंस स्क्वायर में है, तो मैं कहूंगा एक काम करो, ये 12.33 का स्क्वायर रूट ले लो। यहां तो मीन डेविएशन 3 है, 12.33 का स्क्वायर रूट लगभग क्या होगा, 3.6 के आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली। आप कहोगे 3.5 बोल लेते हैं सर, ठीक है 3.5 बोलो, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो कैन यू सी, और इसी का जो स्क्वायर रूट होता है ना वेरिएंस का, इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन मीन डेविएशन से फर्क कहां है कि स्टैंडर्ड डिविएशन में जो वैल्यूज का स्क्वायर है, उसको लेने से जो हाई वोलेटिलिटी डेटा है, जो डेटा मीन से ज्यादा दूर हैं, उनका इंपैक्ट बड़ा दिखता है मुझे। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं कि यूनिट स्क्वायर में ना रहे बल्कि चेंज होके वापस पावर 1 हो जाए। लेकिन तब भी आप देखो ये 3.5 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 6 का स्क्वायर आपने 36 किया, जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है। इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो है स्टैटिस्टिक्स में सबसे अधिक वैल्यू रखता है। स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन, ना कि मीन डिविएशन। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल होता है। अगर आप अपना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उठा के देखें, जो मत देखना, काफी दुख होता है लोगों को नॉर्मलाइजेशन का नाम सुनते ही, फॉर्मूला देखोगे तो घबराहट होगी। तो उसमें भी स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज हुआ है, बिकॉज ये बेटर मीट्रिक है टू कंपेयर देन द मीन डिविएशंस, एंड देयरफॉर वेरिएंस समझ में आ गया आपको। स्क्वायर्स का एवरेज, डेविएशंस के स्क्वायर्स का एवरेज क्या है, वेरिएंस, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर जाके आगे लिखूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन सर मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा अंतर नहीं है। केबी साहब मैंने कौन सा डेटा लिया है बताओ, छोटे छोटे डेटा है, 6 डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। आपको लगता है 6 डेटा एनालाइज करने के लिए कभी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा? स्टैटिस्टिक्स 6 डेटा को एनालाइज करने के लिए बेटा नहीं बनाई गई है, पहली बात। ये तो हम तुम्हारी सहूलियत के लिए एग्जाम में बस टेस्ट करने के लिए कि तुमको बेसिक्स आते हैं क्या। आपको लगता है 6 डेटा के लिए ये सिग्मा का फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है आपको? तो स्टैटिस्टिक्स इज ए फील्ड इज अप्लाइड ऑन लार्ज डेटा सेट्स। सो डू नॉट कोरिलेट कि 6 डेटा है, 3 और 3.5 में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जब बहुत बड़ा डेटा होगा ना बेटा, तो इवन 3 और 3.5 का जो वेरिएशन है, इसमें लाखों डेटा सेट आ जाएंगे, तो फर्क है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मत देखो कि 3.5 है और मीन डेविएशन की वैल्यू 3 है। इसके बीच में जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, जब जैसे एसएससी में मान लिया 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 12 लाख बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आधे का फर्क भी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में, इट विल क्रिएट ह्यूज डेटा सेट, इट्स नॉट स्मॉल। क्लियर? तो मीन डेविएशन लेके अगर तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन करके नॉर्मलाइजेशन, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ बेटर मीट्रिक इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऑलराइट। जैसे मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूं कि किसी के 80 नंबर हैं और किसी के 79 नंबर हैं, या छोड़ो ये सब, मैं कहूं किसी के 286 नंबर हैं और किसी के 285 नंबर हैं। आप बोलोगे कि एक ही नंबर का तो फर्क है, बट आपको पता है मेंस एग्जाम में इन एक नंबरों में कम से कम 700 लोग होते हैं। इस एक नंबर के बीच में, मैं 700 भी मुझे लग रहा है कंजर्वेटिव बोल रहा हूं, हो सकता है ओम प्रकाश की बात ज्यादा सही हो, 1000, ठीक है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बोल रहा हूं, 700। लास्ट ईयर जीएसटी का कट ऑफ 310 गया था, और 309 और 310 के बीच में टेंटेटिवली 300 से 400 लोग थे, हो सकता है 500 भी, मतलब आई एम जस्ट गिविंग टेंटेटिव डेटा। जस्ट लुक एट द मेंस का डेटा, सिलेक्टेड का डेटा मैं बता रहा हूं आपको। अब अगर हम बात कर लें नॉन सिलेक्टेड बच्चे जो होंगे, वहां कंसंट्रेशन और हाई होगा। और प्रीलिम्स की बात कर लो आप, जहां पर 12 लाख लोगों ने परीक्षा दी है,
तो ये डेटा जो है आधा, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना आधा, ये आधा मतलब बवाल है, छोटी बात नहीं है बेटा ये आधा। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं? बोलो हाँ सर, क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? यस, होप नोबडी हैज एनी डाउट। ओके, और देखिए मीन डेविएशन को जो हम मीन डेविएशन बार बार लिख रहे हैं, इसका जो पूरा नाम है, ये पूरा नाम है मैड। मैड इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आप कहीं मैड ना हो जाए, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं इसको। ओके, मैड, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, कंफ्यूज मत होना, मीन डेविएशन और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एक ही बात है। आइडियली इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इट शुड बी रिटन एज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सर तो ये हमेशा बिग होगा? पठान जी अपने आप कुछ भी अनुमान ना लगाएं, पहली बात, हमेशा बिग नहीं होगा ये मैंने नहीं बोला आपको। अगर ये वैल्यूज मान लिया एक से छोटी हो जाए, आप बेसिकली मुझसे क्या पूछ रहे हो मैं आपको बताता हूं, आप ये पूछ रहे हो कि क्या एक्स स्क्वायर हमेशा एक से बड़ा होगा, ये डाउट है आपका। दिस इज द डाउट दैट यू आर आस्किंग। ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब एक्स एक से बड़ा होता है तो एक्स स्क्वायर एक से बड़ा होता है, लेकिन अगर एक्स एक से छोटा हो जाए, एक्स स्क्वायर एक से छोटा हो जाता है। पता है ये बात आपको अलजेब्रा? तो अगर आपके डिविजन्स मान लिया, नॉर्मल डिविजन्स जो हैं वो एक से कम है, यानी डेटा लेट से कम विचरण कर रहा है, कम भाग रहा है इधर उधर, पास पास है, मीन वैल्यू के एक के अंदर मामला होगा, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर होके और कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लेसर देन मीन एब्सोल्यूट डिविएशन बिकॉज द मैग्नीट्यूड विल फॉल। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का पर्पस क्या है कि अगर डिविएशन है, सिग्निफिकेंट डिविएशन है, तो उसको जूम कर लेना, उसको हाईलाइट कर देना। और अगर डिविएशन काफी कम है, जो कि एक का वेरिएशन लेके बैठा हुआ है लगभग, उसको मिनिमाइज कर देना, बिकॉज नॉर्मली डेटा में इतना वेरिएशन तो होगा ही होगा, तो उसको कम आंकना। लेकिन जो बड़े डिविएशन है उनको बड़ा आंकना। अगर कोई 50 का डिविएशन लेके बैठा है तो 2500 करके वेरिएंस में फिर हम बाद में जाके सबको जोड़ जाड़ के स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा प्रश्न आपके सामने अब आया है। यहां पर एक बात हो रही है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि वेरिएशन का एक कॉफिशिएंट भी डेजिग्नेट किया गया है, सीवी, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका फॉर्मूला एक है दिया गया, गिवन एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन लिख रहा था, जिसको पूरा लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूं। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा, ये सिग्मा कहलाता है, ये नोटेशन सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा की वैल्यू सिंपल सा है कि जो तुमने वेरिएंस वाला फॉर्मूला लिखा है ना, वही लिख के स्क्वायर रूट लगा देना। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लिख देता हूं सिग्मा की वैल्यू। अच्छा, जो मीन डिविएशन, सॉरी एक्स, ठीक है। अब हम आते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। सो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ना, इसको COV या फिर CV कुछ भी बोल लो, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। एक्स बार आपका मीन है। ये फॉर्मूला कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। कुछ जगह म्यू को मीन की तरह डिनोट किया जाता है। म्यू का नोटेशन, म्यू और एक्स बार को भी मीन बोल सकते हैं, म्यू को भी मीन बोल सकते हैं। तो ये दोनों नोटेशन चलेंगे, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 और सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, या फिर आप ऐसे ध्यान कर लो भैया स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अगर नोटेशन से कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ध्यान रखो। ऑल राइट, तो बस ठीक है, रख लो यार, जो समझ में आए तुमको। जो सवाल है उसमें एक बार लगा लेते हो सवाल को। कह रहा है कि मीन हमारा 25 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, तो बताओ कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो आप कहोगे 5/25 गुणे 100, 20% हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। समझ रहे हो? 20%। दिस इज गिविंग अस एन आइडिया कि मीन के रेस्पेक्ट में परसेंटेज, जो स्टैंडर्ड डिविएशन का एक तरह का औसत है, वेरिएंस के फॉर्म में डेविएशंस को एब्जॉर्ब करके एक वैल्यू निकली। फिर हम देख रहे हैं मीन के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है। तो आप अब आइडिया कैसे लगा सकते हो कि हमारा जो डेटा है वो मीन के रेस्पेक्ट में 20% इधर उधर घूम रहा है, ठीक ठाक डेटा है, काइंड ऑफ 20% वेरिएशन है, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करके। स्टैंडर्ड डिविएशन 12 वैल्यूज का 3 है। हर वैल्यू को अगर मैं 4 से बढ़ा दूं तो बताना है कि जो वेरिएंस होगा न्यू सेट ऑफ वैल्यूज का वो कितना होगा।
आप हर एक वैल्यू को 4 से बढ़ाने जा रहे हैं, हर एक वैल्यू को। वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, सोचिए। सेम कैसे रहेगा? ऑप्शन में नहीं है नो चेंज, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? टेस्ट कर लें। देखिए हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये होता है। तो आप ये करो, इनिशियल जो हमारा टोटल वेरिएंस है वो कितना होगा? 9 होगा। एक बात बताओ कि अगर तुमने हर वैल्यू को 4 से बढ़ा दिया, मेरे पास जो भी वैल्यू है मान लेते हैं x1 x2 डॉट 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 x12, इसका एक मीन होगा x बार। अगर तुम हर वैल्यू को 4 से बढ़ाओगे तो तुम्हारा मीन भी 4 से बढ़ जाएगा। तो क्या इंडिविजुअल डिविएशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वेरिएंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वेरिएंस 9 ही होगा, वेरिएंस विल नॉट चेंज। तो ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन को मैं k से बढ़ा दूं या k से घटा दूं तो ना तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होगा और ना ही आपका वेरिएंस चेंज होगा, कुछ नहीं बदलेगा। इवन आपका मीन एब्सोल्यूट डिविएशन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन अगर 4 से बढ़ा तो मीन भी 4 से बढ़ गया। तो इंडिविजुअल डिविएशंस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ना वेरिएंस बदलेगा, ना स्टैंडर्ड डिविएशन बदलेगा, ना मीन एब्सोल्यूट डिविएशन बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। बट कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बदल जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसलिए बदलेगा क्योंकि मीन बदल गया। बट यहां हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हमें मीन ओरिजिनली पता नहीं है कितना है। 4 से चेंज हुआ बट कितना था पहले मीन हमें मालूम नहीं है। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बट वो बदलेगा, वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है। 61वां सवाल, 20 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस मुझे दिया है 5। हर ऑब्जर्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो रिजल्टिंग जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा? गुड क्वेश्चन। वेरिएंस पहले 5 है, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो आपका मीन 2 गुना हो जाएगा, तो हर इंडिविजुअल डेविएशन ट्वाइस होगा, स्क्वायर करोगे 4 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2 स्क्वायर इंटू 5। 2 स्क्वायर इंटू 5। समझ में आ रहा है? यहां अगर आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया तो हर इंडिविजुअल आपका जो मीन है वो 2 गुना हो जाएगा और हर इंडिविजुअल डेविएशन भी अब 2 गुना हो गया। वेरिएंस निकालने के लिए आप उसका स्क्वायर करोगे तो ये जो 2 गुना हो चुका है ये 2 गुना क्या करेगा? इसका इंपैक्ट 2 स्क्वायर होगा। तो जो ओरिजिनल वेरिएंस 5 था अब वो 4 गुना होगा। ठीक है, लगा था सी होगा। डोंट बी फूल्ड बाय रैंडमनेस बेटा, लगने से नहीं होता है कि पिछला सी था कहीं और सी था ना अभी तो ये भी सी होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। कई बार गलत लग जाता है। ह्यूमन माइंड इज प्रोन टू मेकिंग अननेसेसरी पैटर्न्स। ओके, डोंट फॉल फॉर इट, नेवर। एग्जाम में लगने से उत्तर नहीं लगाना है कभी भी। इसका वेरिएंस निकालना है 3 6 5 2 4। पूजा जी करें आपकी क्लास को रिपीट करना होगा। यस, इफ यू आर ह्यूमन यू हैव टू रिपीट। ओके, maybe in future I will get artificially intelligent students, they may not need to repeat, they will record everything. Human students need to repeat, revise. Yes, ठीक है। Calculate the variance from the following data. So 3 6 5 2 4, 6 3 9 5 14 16 4 20, 20 बटे 5 हो गया 4, 4 3 माइनस 1, 4 6 2, 4 5 1, 4 2 माइनस 2, 4 4 0। वेरिएंस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 0 बटे 5, 4 1 5 4 9 10, 10 बटे 5 इज इक्वल टू 2। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। किस में चेंज क्यों हुआ? 0। देखो नाम तुम्हारा 0 है, 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो तुम्हें लग रहा है कुछ चेंज नहीं होगा, है ना? आपसे मैं जब औसत टॉपिक में बोलता हूं कि सारे ऑब्जर्वेशन को 2 गुना कर दिया गया तो औसत के साथ क्या होता है?
बताओ, औसत भी 2 गुना हो जाता है। अब पहला ऑब्जर्वेशन भी 2 गुना हो गया, औसत भी 2 गुना हो गया, तो दोनों का अंतर जो पहले था क्या उसका 2 गुना नहीं हो गया? यस। अब सारी चीजें अगर 2 गुना हो गई हैं भैया, तो स्क्वायर करने पे वेरिएंस निकालते समय 4 गुना हो जाएंगी। लेकिन जब आप जोड़ते हैं सब में 4 4 और आप डिविएशन निकालते हैं, डिविएशन सेम होता है क्योंकि दोनों में 4 4 जुड़ा है, तो घटाओगे तो वो 4 4 कट जाएगा। 63वां सवाल देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग डेटा 4 7 9 10 15। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। पहले वेरिएंस निकालेंगे। 7 4 11 9 20 10 30 और 15 कितना हो गया? 45/5 कितना हो गया? 9। 9 के रेस्पेक्ट में 4 देगा 5, 5 का स्क्वायर बनेगा 25। 9 के रेस्पेक्ट में 7 देगा 2, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 9 के रेस्पेक्ट में 9 देगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 के रेस्पेक्ट में 10 देगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 के रेस्पेक्ट में 15 देगा 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे कितने डेटा है? 5 कर लेते हैं। 25 4 29 1 30 और 36 कितना हो गया? 66/5। 66/5 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 13 5 65 और 13 दूना 13.2, ये हो गया हमारा वेरिएंस। अब अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, आपको पता है कि देखो 3.6 1296 होता है, उससे ऊपर तो 3.6 प्लस, आंसर हो गया डी। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए वेरिएंस निकालना मैंडेटरी है सर कि डायरेक्ट भी कुछ है? डायरेक्ट कुछ नहीं है, ऐसे ही करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे बना है कि पहले हम वेरिएशंस का स्क्वायर करके जो बड़े बड़े वेरिएशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लें, फिर चूंकि यूनिट स्क्वायर हो चुकी है, उस स्क्वायर यूनिट को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज देखो डेटा हमारा ऐसे दिया हुआ है, हमने कोई डेविएशन निकाल के स्क्वायर कर दिया, तो नेचुरली आप क्या है स्क्वायर में चले गए। अब उसको वापस उसी डोमेन में लाने के लिए हम एक स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो एक का नाम हमने वेरिएंस दे दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट करके हमने उसको स्टैंडर्ड डिवीजन बोल दिया। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जैसे नॉर्मल डिवीजन आपका सिंगल यूनिट में होता है, पावर 1 में होता है, वैसे ये पावर 1 वाला स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। बट तरीका क्या है? पावर 2 में जाके उसका औसत निकाल के पावर 1 में वापस आए। बट देयर इज नो डायरेक्ट वे टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग डेटा 3.4 है या 3,4 है? कॉमा ही होगा, 3.4 तो नहीं होगा। 3 4 5 6 7, इसका मीन क्या हो गया? 5। 5 अगर मीन हो गया तो 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 8 2 10 बटे 2 5 हो गया 2, तो वेरिएंस हो गया 2, वेरिएंस आपका 2 हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन आपका √2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन हमें बताना है कितना होगा। कैलकुलेट करो जरा फटाफट सब लोग। 7 6 13 10 23 और 12 35 और 13 48 और 14 62 बटे 6 31/3। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज्यादा और कुछ नहीं है। 31/3 में से आप क्या करोगे? 6 घटाओगे तो 6 3 18 बचेगा 13/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 3 21 हो गया 10/3 का होल स्क्वायर प्लस 10.33 लिख के मत घटाइएगा, जान को खतरा हो जाएगा आपके। ठीक है, बिकॉज डिफरेंस लेके फिर उसका स्क्वायर भी करना है मैम, तो प्लीज फ्रैक्शन में रहिए। 1/3 का होल स्क्वायर, 12 3 36 घटा तो ये -5/3 का होल स्क्वायर, 13 3 39 है तो ये -8/3 का होल स्क्वायर, 14 3 42 है तो -11/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। सो अच्छी बात यह है कि 6 के साथ यहाँ पर 3 3 9 नीचे आ जाएगा। ये जो 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121। जरा इन सबको आप जोड़िए, ये जोड़ोगे आप बनेगा 290। 290 के बाद ये है आपका 126 और 64 190, तो 290 और 190 कितना हो गया? 480 बटे 6 × 9, ये हो गया 80/9। 80/9 को डिवाइड करते हैं 9 8 72, या आप ऐसे भी कर सकते हो 9 9 81 है, 81 में मतलब 9 बार में 1/9 घटा देना है, और 1/9 आपको पता है क्या होगा? 0.11 काइंड ऑफ मामला बनेगा। हाँ जी, मैच क्यों नहीं कर रहा है? कुछ मैच नहीं कर रहा है ना? बिकॉज द करेक्ट आंसर विल बी इन डेसिमल्स। ओके,
काइंड ऑफ। अब लगाने को तो जबरदस्ती ए लगा देंगे, बट गलत लिखा हुआ है यार, ऐसे दिए देना चाहिए ना इनको, ऐसे थोड़ा ना होता है। इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख दोगे, हद हो गई, तो हमसे कैलकुलेट क्यों करा रहे हो, फिर मत करो। तो आई एम नॉट हैप्पी विद ऑप्शन ए, आई विल से भैया 8.88 होना चाहिए, और आपके एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो आएगा 8.88, इतना मत घबराओ, ठीक है, समझे कि नहीं। 66 क्वेश्चन, इसका वेरिएंस निकाल दो। 5 2 7 6 13 8 21 29 बटे 5 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 0 का स्क्वायर 0, 6 में से 8, 2 का स्क्वायर 4, 6 3 9 3 त्रिका 9 बटे 5, 16 17 4 21 9 30 बटे 5 हो गया 6। ये क्या है, वेरिएंस, यही पूछा है, 6 आंसर आ गया। पांच वैल्यूज का वेरिएंस 0.64 है, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, 0.64 का स्क्वायर रूट which is 0.8. Standard deviation sigma is equal to square root of 0.64, 0.8. Standard deviation of a set of numbers is 3 and arithmetic mean is 6. Arithmetic mean का मतलब mean, तो पूछ रहा है coefficient of variation क्या है, 3/6 into 100, sigma बटा mean into 100, that is 50%. सी ऑप्शन। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 100 ऑब्जर्वेशन का दिया है 40 और 5.1 respectively by a student who took 50 instead of 40 for one observation. What is the correct mean and standard deviation? Good question. देखिए, एक गलत ऑब्जर्वेशन लिए जाने से आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों इंपैक्ट होगा। सवाल बस इस बात का है, सवाल बस इस बात का है कि क्या होगा उत्तर हमारा, लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एवरेज से ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि 50-40 की जगह लिए जाने से अगर हम इसको करेक्ट करने चले कि हमारा 40 औसत है और इस 40 औसत में हम एक जगह 50 भगा के 40 लाएंगे तो 10 का डेफिसिट क्रिएट होगा 100 लोगों में, तो हमारा करेक्ट औसत 39.9 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो देखो कट गए कि हमारा जो मीन है वो 39.9 हो गया। अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस है तो आप ए उत्तर लगा दोगे, क्योंकि मीन वैल्यू अगर 39.9 है, अब हम डेविएशंस निकालेंगे, एवरेज डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो इट शुड बी लेसर देन मीन वैल्यू। आपने देखा होगा एवरेज डेविएशन, अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं, आपने जितना भी डेटा देखा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100% से कम है यूजुअली। बदतमीजी कर बैठो तो बात अलग है कि आप ऐसा कुछ डेटा, ऊट पटांग डेटा जो है ले लो कि उसमें आपका डेविएशन बहुत बड़ा बड़ा क्रिएट हो जाए। क्लियर? So we can clearly see coefficient of variation are usually less than 100%. Using that logic, you can say answer is 5. दूसरा एक डेटा आपको यहाँ दिया हुआ सीधे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 है, तो 5.1 से 50 थोड़ा ना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। It has to be 5, right? Answer will be A. खैर, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है कि 5.1 से स्टैंडर्ड डेविएशन बस ये बता दो कम होगा कि बढ़ेगा। प्लीज, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा कि बढ़ेगा? आपने पहले याद करो, ध्यान से मेरी बात, कि किसी वैल्यू में जहां बदलाव आएगा, मैं बता रहा हूं, आपने एक जगह कहीं किया होगा ऐसा 40 माइनस 50 का होल स्क्वायर कहीं किया होगा, याद है वेरिएंस निकालते समय। अब वो वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, 39.9 माइनस 40 का होल स्क्वायर बनेगी या नहीं बनेगी? दिस इज द ओनली चेंज दैट विल कम। बट नॉट ओनली दिस, जो अदर ऑब्जर्वेशंस हैं वहां भी जहां 40 माइनस आप कर रहे थे, क्योंकि हमारा मीन भी चेंज हो गया ना। आप तो एक तो ये डेटा बदलेगा, एक बाकी हर ब्रैकेट में 39.9 माइनस समथिंग होगा। एक तरह से आप देखो, समझ में आया सभी को कि नहीं? बट लेट अस अज्यूम कि वो सारी जो वैल्यूज हैं दे विल बी वेरी माइनर डिफरेंस वाली वैल्यू, क्योंकि वहां सिर्फ आप 40 की जगह 39.9 कर रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है
ये जो -10 का स्क्वायर पहले था, अब यहां पर ये 0.1 का स्क्वायर हो गया। दिस विल बी द ओवरऑल इंपैक्ट, बट देन 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो चेंज आ रहा है आपका लगभग 100 के आसपास, और वो हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस भी हैं, उनसे डिवाइड होगा। देन वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट लेंगे, और अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो द चेंज इज नॉट गोइंग टू बी मच। एक तो ये थोड़ी सी बात हम समझ सकते हैं, क्लियर। सर वैसे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि सब में 1/10 हो रहा है तो वेरिएंस में 1/100 और एसडी में 1/10 माइनस होगा, ऐसा नहीं है विशु। एक पर्टिकुलर डेटा में कुछ ज्यादा ही कुख्यात बदलाव आ रहा है, सब में 1/10 चेंज हो रहा है, वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि एवरेज 1/10 से कम हुआ 0.1 से। लेकिन एक पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है वो 50 की जगह 40 भी हुआ, वो एक अलग से इकलौता बदलाव है। तो वो जो लीनियरिटी आप सोच रहे हो, जैसा हमने पिछले सवाल में सोचा, वो लीनियरिटी यहां डिस्टर्ब हो रही है। तो यहां हम ए ऑप्शन को लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है 50 नहीं होना है। लेकिन अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन में उतरेंगे तो ये बहुत जटिल है, ये आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है ना कि हर डेटा 1/10 से कम हो गया, डेटा कम नहीं हुआ है, औसत कम हुआ है 1/10 से। बाकी सारा जो डेटा है ना वो वही है, और एक डेटा 40 हो गया 50 की जगह। तो दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सो इजिली, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट वी कैन जस्ट गेट एन आइडिया कि अगर औसत कम हुआ है तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ऑप्शन के हिसाब से वी कैन से इट इज ए, बिकॉज इट कैन नॉट बी 50। विद दैट लॉजिक हम ए ऑप्शन को लगा सकते हैं। हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जो मीन हाइट है सारे स्टूडेंट्स की करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हाइट क्लास दी हुई है नीचे, ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया हुआ है कि हर रेंज में कितना वैल्यू है। हमें मीन हाइट निकालनी है। मीन हाइट कैसे निकलेगी? ठीक है, तो आपको इसका तरीका मैं बता चुका हूं कि 100 से 105 के बीच में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 102.5। ये हम मीन पकड़ के चलेंगे। यहाँ 11 लोग हैं, ये वैल्यू है 105.7, यहाँ 14 लोग हैं, 105.5 लिखना चाहिए मुझे, 107.5 सॉरी, यहाँ 14 लोग हैं। फिर ये आएगा 112.5, यहाँ आपके 17 लोग हैं, 117.5, यहाँ 16 लोग हैं, 122.5, यहाँ 13 लोग हैं, 127.5 और यहाँ पर आपके 10 लोग हैं। सवाल में देखिए कैलकुलेशन है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं मान लूँ किसी भी एक संख्या को अपना औसत आप मान लो, जैसे इसको मान लो, क्योंकि जो सारे ऑप्शन है वो इसी के ज्यादा करीब है। ठीक, इसको अगर मैं औसत मानूंगा तो मैं कहूंगा ये +5 का डेविएशन है, ये +10 का डेविएशन है, ये -5 का डेविएशन है, -10 का डेविएशन है, -15 का डेविएशन। नाउ लेट्स सी कि +5 के 13 है, -5 के 17 है, तो -5 के 4 बच जाएंगे। 10 प्लस के 10 हैं, -10 के 14 हैं, तो यहां भी -10 के 4 बच जाएंगे, और -15 के 11 पूरे पूरे बच जाएंगे, क्योंकि -15 तो है ही नहीं है। ये हमारा नेट डेविएशन होगा। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं इसका टोटल आप यहां से निकालेंगे, 11 14 25 17 42, 42 16 58, 13 71, 71 10 हो गया 81। ये वैल्यू हो गई आपकी -20, -40, -165, -225 बटे 81। तो 117.5 जो आपने माना है उसमें ये घटाना है। अगर आप ये घटाने जाएंगे तो आप 3 बार जा नहीं सकते। आप 81 दुना, आप 9 से चाहे तो काट लें, 9 9 81 और 9 × 25, 25/9 बन गया। फिर आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 9 दूनी 18, अप्रॉक्सीमेटली इतना माइनस होगा, 9/72 लगभग। और अगर मैं यहाँ 2.8 माइनस करूंगा तो 114.7 आपकी वैल्यू ए ऑप्शन आ जाएगी। ए विल बी द राइट आंसर। नेगेटिव डेविएशन को 81 लोगों में एडजस्ट कर दिया, तो मेरी जो वैल्यू आई वो 115 से नीचे हम चले गए, तो ए ऑप्शन होगा 114.7। तो ये जटिल कैलकुलेशन लग जरूर रही है, लेकिन अगर आपने एक वैल्यू को डेविएशन अपना मान लिया कि ये मेरा मान लेते हैं औसत है, तो उसको औसत मानने के बाद ज्यादा समय आपको नहीं देना पड़ रहा है, आप आसानी से इस प्रश्न को कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 71 यही सवाल है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी क्लास मीडियन हाइट है।
मीडियन हाइट के लिए क्या करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? यहाँ 11 है, यहाँ आपकी 25 हो गई, 25 17, यहाँ 42 हो गया। और हमने देख रखा है टोटल 81 लोग हैं। 81 लोगों में जो मीडियन होगा वो 41st स्टूडेंट होगा। 41st स्टूडेंट यहाँ आएगा, 25 से लेके 42 तक यहाँ है, तो 41st यहाँ आएगा। तो जो मीडियन क्लास है हमारा वो 110 से 115 है। कि मीडियन हाइट किस क्लास में लाई करेगी, वो है 110 से 115। ठीक है, सही है। ये तो बड़ी सरलता से हो गया। सेम सेट का ये सवाल है। इसमें फिर से एक सवाल दिया गया है, मीडियन क्लास पता करना है आपको। तो मैं लिख रहा हूं 15, 28, 38, 52, 64, 70। 70 देखती है आपको पता है। 35 और 36 का औसत निकालना है आपको। 35 और 36 दोनों इसमें होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू 38 आई है, 28 के बाद अगले 10 यहां पर हैं, तो इसी में हमारा 35 और 36 आएगा। तो ये भी 110 से 115 है, बट ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहां पर आप लिखिए 110 से 115। ठीक है, ऑप्शन पिछला वाला ही टाइप हो गया गलती से, शायद नहीं, पिछला वाला भी नहीं है, कहीं और का ही ऑप्शन है, छोड़ दो। बट 110 से 115 आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 73वां सवाल देखिए, सीजीएल टीयर 2 2022 में प्रश्न पूछा गया। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका अरिथमेटिक मीन बता दो। तो अरिथमेटिक मीन निकालने में यार क्या ही कमाल है, निकाल लो। ठीक है, 23, 17, 40, 20, 60, 60 और 40 100, 100/5 हो गया 20। तो ये आपके सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या है, माध्य क्या है। ठीक है, एक ये सवाल आया था कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो। ये भी टीयर 2 2022 में सवाल पूछा गया, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो 5, 3, 4, 7 का मीन निकालते हैं। 5, 3, 8, 4, 12, 7, 19। अब देखो यहाँ पर ये डेटा कैलकुलेटिव वाला आया, 19/4 मीन बना आपका। अब 19/4 अगर आपका मीन हुआ तो हम निकालेंगे वेरिएंस। तो 19/4 -5 करेंगे तो ये बनेगा 1/4 का होल स्क्वायर, -1/4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 करेंगे तो 4 3 12, 12 7 19 होता है, तो 7/4 का होल स्क्वायर। 4 करेंगे 4 चौके 16, 3/4 का होल स्क्वायर। 7 करेंगे तो 7 चौके 28, और ये 9/4 का होल स्क्वायर बनेगा। डिवाइडेड बाई 4 डेटा है तो 4 से करेंगे डिवाइड, और फिर बाद में स्क्वायर रूट लेंगे। आप खुद देखेंगे नीचे 64 बन चुका है, 4 चौके 16 चौके 64 से 8 बार आ जाएगा। ऊपर लेकिन क्या क्या बच रहा है देख लेते हैं। 1, 49, 9, 81। 81 9 आपका 90 हो गया। 90 और 50 कितना हो गया? 140/64। यहां से मैंने बाहर निकाला 8। 140 को बहुत गौर से देखेंगे, 12 बरी हम 144 होता है, और आंसर इतने करीब नहीं है, दूर दूर है, तो मैं इसको 12 लिख सकता हूं। नीचे 16 होगा, मतलब बेटा 4 से डिवाइड नहीं करोगे क्या? गलत कर दिया मैंने। कटने के बाद क्या काट दिया आपने? थोड़ा धीरज रखो यार। तुमने काटा, मैंने नहीं काटा। मुझे 64 का स्क्वायर रूट 8 दिख रहा है, मैंने 8 बार निकाल लिया, और मैं कह रहा हूं ये 140 144 से हल्का सा कम है, तो मैं इसको 12 लिख रहा हूं, और जानते हुए कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया। तो मेरी वैल्यू डिवाइड होकर अगर 1.5 आ रही है, तो मैं कह रहा हूं मेरा आंसर 1.5 नहीं होगा, बल्कि 1.5 से हल्का सा कम होगा, और 1.5 से हल्का सा कम यानी ए आंसर होगा। समझे कि नहीं? हाँ जी, यस और नो। एक डेटा दिया था सीजीएल 2022 में और पूछा था इसका मीडियन बता दो क्या होगा। मीडियन माध्यिका क्या होगी? देखो 32 35 को अरेंज करते हैं सही ऑर्डर में, तो ये हो गया 25, 27, 29, 30। अब देखो डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हो गया मीडियन, इसके आगे नहीं जाऊंगा मैं। अगर 7 डेटा है तो चौथा टर्म मेरा मीडियन होगा, चौथे टर्म तक लिख लो, चौथा टर्म 30 है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। 76वां सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि मीन दिया है, मीडियन दिया है, मोड बता दो। वही कमोड वाला फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो 3 इंटू 48 -2 इंटू 60, 144 -120 कितना हो गया? 24।
ठीक है। एक डेटा दिया, कह रहा बताओ इसका बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो 28, 27, 30, 31 की बात हो रही है। 27 मुझे दिख रहा है काफी बार आया है, 3 बार आया है, मैंने 3 लिख दिया। अब बस चेक कर लो कोई कंपटीशन में है क्या। 31 सिर्फ एक बार आया तो होगा नहीं, 30 भी एक ही बार आया, होगा नहीं, 28 भी एक ही बार आया तो ये भी होगा नहीं, तो बहुलक क्या हो गया 27। ठीक है, मोड क्या हो गया 27। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। इसका मुझे औसत निकालना है। अब ये जो प्रश्न है इसमें एक प्रॉब्लम है, ना तो इसमें डेविएशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि देखो डेविएशन में भी अगर आप किसी भी वैल्यू को अपना औसत मानेंगे ना तो काफी गैप है, छोटा मोटा गैप नहीं, ठीक ठाक गैप है, और वो घटाना जोड़ना काफी टाइम लेके चला जाएगा, बड़े बड़े नंबर है। मानने का फायदा तब होता है तो 2 डिजिट के सारे नंबर होते, या फिर नंबर पास पास होते, ये उतने पास पास नहीं है, तो इन नंबरों को जोड़ने में ही सबसे ज्यादा बढ़ाई है। तो 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे 398 एक नंबर है, तुमने मान लिया कि मेरा 500 है। अब 500 में 398 102 कम है, 691 191 अधिक है, सब लिखोगे फिर से 3 डिजिट के नंबर हैं तुम्हारे पास, तो उससे कोई खास आपको फायदा तो नहीं हो रहा है, राइट। डायरेक्ट टोटल कर लो, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 8 5 8 आएगा, मान लेते हैं इनकी बात। 9 6 54 बनेगा, 4 9 चौके 36 बना, 9 5 45 बन गया, 650.9 के आसपास वैल्यू आ रही है, 650.89, यस सी ऑप्शन। तो ये सीधे करने वाला प्रश्न। 11 सेट मीडियन ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अब आप देखोगे ये जो सवाल हैं ये हमने शीट में बाद में ऐड किए 22 एग्जाम के। पहले जो सवाल हैं आप देखोगे इस तरह के सवाल करा चुका हूं मैं। ये सवाल जैसे देखना, तो 22 में जो मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास ली थी उसमें सब करा दिया था, अगर उन्होंने ठीक से किसी ने भी किया होगा तो सब सवाल करके आया होगा। 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन का दिया है, 73.2 है। लार्जेस्ट जो 5 ऑब्जर्वेशन हैं उनको हमने 3 से बढ़ाया, तो मीडियन के साथ क्या होगा। बिल्कुल हमने ऐसा ही सवाल किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छठवां टर्म हमारा, 6th टर्म जो है हमारा, वो हमारा मीडियन है कि नहीं है। यस, अगर छठवां टर्म हमारा मीडियन है तो आगे कुछ भी कर लो, मीडियन टर्म तो नहीं बदलेगा हमारा, तो रिमेन सेम। इसका बहुलक पूछा गया, बता दो। 7 आंखों को खटक रहा है, 1 2 3 4 5 12, तो 7 ही होगा, चमक रहा है अलग से, बाकी सब कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। 7 उत्तर हो गया। 87 क्वेश्चन CHSL Tier 2 2023 का। माध्यिका बता दो क्या है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको पता है 5वें टर्म तक जाना है। 10 जाएंगे, 15 जाएंगे, 18 जाएंगे, 20 जाएंगे, फिर 21 जाएंगे, 21वीं आपकी माध्यिका हो गई। ठीक है। 82nd, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जैसे इस डेटा का मुझे मीडियन निकालना है अगर, अच्छा हमने सारे सवाल जो भी पूछे गए हैं वो नहीं डाले हैं, उसका रीजन है रेपिटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे टेबुलर मोड आपने कर लिया, टेबुलर मीडियन आपने कर लिया कि कैसे निकालते हैं, तो उसको दोबारा हमने नहीं डाला है, राइट। तो ये सवाल को पहले एक काम करो, पहले तो मीडियन निकालने के लिए इसको अरेंज करना सीखते हैं। सबसे छोटा डेटा क्या है 12.3, फिर 13.5, और 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो हमें चौथा और पांचवा टर्म चाहिए। 8 पे 8/2 और 8/2 + 1, ये दोनों चाहिए, राइट। तो 12.3 और 13.5 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। दो सबसे पहली वैल्यू लिखी है, इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो आपको ये 13.5 12.3 काटते हैं। अब अगली वैल्यू आपको यहाँ पर जो दिखेगी वो दिखेगी 114.1, लिखेंगे नहीं, बस काट दो। उसके बाद आपकी जो चौथी वैल्यू है महत्वपूर्ण है, वो है आपकी 116.6, और अगली वैल्यू जो है वो 118.7 है। इन दोनों का औसत आपका आंसर होगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन रही है भैया, 235.3/2, बी ऑप्शन, राइट। समझ में आएगा नहीं। आप ऐसे बोल सकते हो कि आंसर इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में एक ही उत्तर है, वो है बी, तो बी करेक्ट हो जाएगा, राइट।
तो देखिए स्टैटिस्टिक्स में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आपको, डन फॉर द डे, राइट, इट्स ओवर। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है इन चीजों की, बार बार रेपिटेटिव। अब आधे घंटे ना थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं, राइट। एक मिनट। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन का, जैसे आपका कभी जीवन में मन करे मान लिया स्टैटिस्टिक्स को तमीज से पढ़ने का, तो मैं बताता हूं स्टैटिस्टिक्स का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट, एंड हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज सच ए हेल्पफुल पैरामीटर। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं ना, बहुत तरह के होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस का नाम किसी ने सुना है? इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस ग्राफ को जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको बेल कर्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेल की तरह दिखता है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यह कि मान लिया मेरे पास कोई डेटा है, कोई भी चीज मान लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल एज, नंबर ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट एजेस इन ए पर्टिकुलर कंट्री, और उस डेटा को आपने बनाया और वो डेटा कुछ इस तरह से बढ़िया बना, जिसको हम बोलते हैं ना, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बेल कर्व बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल कर्व है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में डेटा, मतलब हम इसको, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ ही है। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, दिस इज ए फ्रीक्वेंसी ग्राफ। यहां पर जो लोग आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इस प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको बोलते हैं बेल कर्व। अब मजेदार बात क्या होती है, साइन ग्राफ नहीं है बेटा, ये साइन ग्राफ तो बार बार आगे चलता जाता है, ये चलने वाला ग्राफ नहीं है। इसलिए अब देखिएगा, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो ये हमारी मीन वैल्यू है, ये हमारी मीन वैल्यू है। ओके, दिस विल बी आवर मीन वैल्यू। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कुछ बहुत गौर से सुनिएगा, मैं यहां पर लिखूंगा SD1 लेफ्ट साइड, राइट साइड, और SD1 लेफ्ट साइड। और अगर मैं इस चीज को लूं और मैं यहां पर जाके रिप्रेजेंट करूं, SD1 लेफ्ट लिया, मतलब एक स्टैंडर्ड डिविएशन की जो भी वैल्यू होगी आपके इस डेटा के हिसाब से, हर स्टैंडर्ड डिविएशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी कि नहीं होगी, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन में लूंगा और मैं यहां पर इसको ऐसे प्लॉट करूंगा। मजेदार बात यह है कि अगर हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट में जाएं और एक स्टैंडर्ड डिविएशन राइट में जाएं, तो ये 34% ऑब्जर्वेशन इधर कवर करेगा और 34% ऑब्जर्वेशन इधर कवर कर लेगा। यानी विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट एंड राइट 68% डेटा कवर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिस विल रिप्रेजेंट 68% ऑफ डेटा। Although I do not expect कि SSC will ask this question, but they can ask you this question कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कितना परसेंट डेटा कवर करता है? 68%। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बट आपको यही ध्यान रखना है, 68%। दोनों साइड क्यों? केबी साहब, मीन वैल्यू, औसत वैल्यू का मतलब समझते हो कि कुछ ऑब्जर्वेशन इससे कम होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन इससे ज्यादा होंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट में एक और राइट में एक, यानी मीन वैल्यू से एक स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट और एक स्टैंडर्ड डिविएशन राइट में 68% डेटा कवर होता है। क्लियर है कि नहीं? अब आपका मन कर रहा होगा सर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन चलते हैं ना, चल लो, आओ एक स्टैंडर्ड डिविएशन और कदम बढ़ाते हैं। एक मिनट, एक लाइन जो गायब हो गई उसको पहले वापस लाते हैं। ये 34 कहां से आया? आप इसके प्रूफ में ना घुसिए पठान साहब, क्यों? फिर गॉस की मुझे इंटीग्रल एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसमें मुझे नहीं ले जाना है आपको। जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए बस, ठीक है? अगर आप एक और स्टैंडर्ड डिविएशन राइट में जाएं और लेफ्ट में जाएं, यानी हम बात कर रहे हैं अब 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस की, तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या मजेदार बात है कि जैसे यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन जब हमने 1 और 1 लिया तो हमारा 68% डेटा कवर हो गया। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट और राइट चले जाएं तो एडिशनली 13.5% डेटा और आ जाता है, 13.5, 13.5।
यानी 27 और आ गया हमारे पास। तो मैं लिख रहा हूं SD1 से SD1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के बीच में आपका 68% डेटा आ जाता है, और अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन 2 से लेकर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के बीच में डेटा लेंगे तो 95% डेटा कवर हो जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहां पर, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपसे स्टैटिस्टिक्स में कोई सवाल पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इस चीज पे, तो इट कैन नॉट बी अदर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक और स्टैंडर्ड डिविएशन चला जाऊं, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन 3, राइट, SD3, तो ये जो पोर्शन है ना, ये एडिशनल 2.35% और 2.35% और ऐड कर देता है। तो अगर मैं बात करूं SD3 और SD3 के बीच में, तो इट कवर्स 99.7% ऑफ द डेटा, बिकॉज 4.7 और आ गए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक की एनालिसिस कर लें तो 99.7% डेटा कवर हो जाता है, और उसके बाद जो आपका 0.3% डेटा बचता है, ये आपका आउटलियर डेटा है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिएंट पर्संस, मतलब इतना कम डेटा है यू कैन इग्नोर इट। तो अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट और राइट के एनालिसिस कर लें तो आपने 99.7% डेटा की एनालिसिस कर ली। तो जो बाकी बचे आउटलियर डेटा है, बहुत कम मात्रा में मौजूद है, उनको छोड़ सकते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। क्योंकि देखो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये हाइट है, ये हाइट क्या बता रही है यहाँ पर, ये ऊंचाई बता रही है फ्रीक्वेंसी, ये ऊंचाई बता रही है फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जो बिल्कुल राइट में और बिल्कुल लेफ्ट में है स्टैंडर्ड डिविएशन 3 के बियॉन्ड, आप देखो वो हाइट बहुत कम है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। दे आर रेयर डेटा, आउटलियर डेटा, वी कैन रिजेक्ट देम फॉर आवर एनालिसिस। तो जब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कोई डेटा होता है तो यूजुअल एनालिसिस में SD3 के बियॉन्ड हम डेटा एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि वो डेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिएंट है, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 क्या करता है, हमें 68% डेटा कवर कर देता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 हमारा 95% डेटा कवर कर देता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 3 हमारा 99.7% डेटा कवर कर देता है। और ये किसी भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। आप थोड़े सा ये डेटा सुन के थोड़ा कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है। Yes, if it is a Gaussian distribution, if it is a symmetric distribution, if it is a normal distribution, if it is a bell curve data, then yes, SD1 means 68% data, SD2 means 95% data, SD3 means 99.7% data. Gaussian distribution की बात हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखना, not any other random distribution, only Gaussian distribution. समझ में आया कि नहीं? इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सीधा सवाल पूछ लेगा आपसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 में कितना परसेंट ऑब्जर्वेशन कवर हो जाते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में, 68%। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कहीं पूछा था पेपर 3 में, पेपर 3 इज नॉट योर लिस्ट 3 वाला एग्जाम। सीजीएल मैथ की स्टैटिस्टिक्स में ये अभी तक नहीं पूछा गया है, बट ये पूछ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज होती है, और नहीं भी पूछा गया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा अच्छा ही को सीख लिए ना, क्या बुराई है ना, पूछे। थोड़ा ज्यादा जानना कोई गलत बात है क्या? बस इसके आगे मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपसे पावर लॉ की बात नहीं करूंगा। एक पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। दैट विल नॉट कम इनटू योर एग्जाम, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स को, जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, तो ये मोर देन एनफ है। अब एग्जाम में जाओ और इसके नंबर बस ऐसे कैप्चर कर लो अपने हाथ में, ठीक है। इसी को रिवाइज कर लो, इन्हीं के सवालों को एक बार 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 अगर लगाना है प्रैक्टिस के लिए तो लगा लो, बाकी मॉक वगैरह जब मीन्स का दोगे तो वहां और तरह तरह के सवाल मिल ही जाएंगे, आप देख लो। मीडियन कहाँ होगा, मीन की जगह मीडियन हो सकता है, क्योंकि आपने बोला था मीडियन 50-50 में करता है, मीन नहीं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी बहुत अलग चीज होती है। मैं जनरल डेटा में बोल रहा हूं ना कि मीन मीडियन के बराबर नहीं होगा। आपको याद नहीं है वो मीन मीडियन मोड सब बराबर होते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, याद है कि नहीं याद है? एक सवाल भी करके आए हो तुम, ये बात ही हो रही है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। दिस इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भैया, मीन मीडियन इकट्ठा ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अब ये सिमेट्रिक की बात तुम सिमेट्रिक में क्यों घुसा रहे हो, है? ऑलराइट। तो देखिए 2 क्लासेस अभी और लेनी थी, प्लान था हमारा इस महीने का, तो उसमें हम आपको डीआई मेरा वैसे पढ़ाने का मन नहीं था, बिकॉज डीआई में आपको यूट्यूब पर एक वीडियो देने वाला था जिसके थ्रू आप कर लेते पूरा डीआई। बट अगली 2 क्लासेस में मैं डीआई के जो बेसिक्स हैं वो आपको बता दूंगा, और
डीआई के जो सवाल हैं वो मैं बता दूंगा आपको कहां से करने हैं। यूट्यूब पर मेरा वीडियो ऑलरेडी एक रैमाथन पड़ा हुआ है, उसी को आपको देखना है। तो 2 क्लासेस को यूटिलाइज करेंगे, डीआई के फंडामेंटल्स और डीआई में आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां पढ़ना है। ठीक है, ये 2 बातें बस। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो अभी क्लास में 20 मिनट का समय बाकी है, बातचीत में निकाल लेते हैं, क्योंकि अब आपका और हमारा 2 ही दिन का साथ है। ठीक है, तो लेट्स टॉक। पूछो जो पूछना है, पूछो पूछो पूछो। अरिथमेटिक क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करें? बुक से तो फिर भी बन जाता है, मॉक में नहीं बन पाता। बॉस जी, प्रैक्टिस किए बगैर इस समस्या का समाधान नहीं होगा। समय से पहले भी परिणाम नहीं आता है, आप जल्दबाजी कर रहे हैं शायद, आपको लग रहा है रिजल्ट तुरंत आए, नहीं आ रहा होगा, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। करो। आप ब्लैक कॉफी कैसे बनाते हो? यार ये सवाल मुझे अच्छा लगा, गुड क्वेश्चन। सो ब्लैक कॉफी बनाने के लिए हमने ना एक वो लिया है, इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल मैंने पहली बार देखा था जब मैं अपनी सॉफ्टवेयर की नौकरी में गया था ज्वाइन करने के लिए। तो वहां हमारे कमरे में पहली बार जीवन में हमें एक 7 स्टार होटल टाइप का कमरा मिला रहने के लिए, वो भी रोज उसी में रहते थे हम लोग। उसमें हर तरह की व्यवस्था थी जो एक 7 स्टार होटल में होती है। वहां हमने इलेक्ट्रिक केटल को पहली बार अपनी आंखों से देखा कि उसमें पानी तुरंत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वहां कॉफी बनाना सीखा हमने। उसके पहले कॉफी तो पीते ही नहीं थे, कभी शादी वादी में जाते थे तो शौकिया पी लेते थे, पर वहां रोज वो कॉफी के पाउच रखे होते थे और यू नो तो कॉफी वगैरह हम वहीं से पीना हमने शुरू किया। तो उसमें बढ़िया गर्म करो, पानी तुरंत गर्म हो जाता था, फिर क्या करना है, फिर कॉफी मिला लो और पी लो। तो मैं अभी वही तरीका है मेरा कि समय जब कम होता है मेरे पास, चाय को मैं बहुत इत्मीनान से बनाता हूँ। चाय बनाने में मुझे 30 से 45 मिनट लग जाते हैं, धीरे धीरे बनाता हूँ। तो चाय के लिए ज्यादा समय चाहिए, तो कॉफी मैं सिर्फ इसलिए पीता हूँ क्योंकि वो समय कम लेता है। तो जब समय होता है तो मैं चाय बना लेता हूँ, समय कम होगा तो मैं कॉफी बनाता हूँ, पानी गर्म करता हूँ उसी केटल में, कप में मैंने 1 चम्मच कॉफी मिला दिया और फिर उसमें पानी को ऐसे ढार दिया, मिक्स कर लिया, बन गई कॉफी काली वाली। ठीक है, दूध वाली कॉफी मैं बहुत कम पीता हूँ, और अगर पीना भी होता है तो वो भी ऐसे ही बनाता हूँ। दूध गर्म किया, कई लोग कॉफी को फेंकते वगैरह हैं, वो सब काम हमसे नहीं होता है। चुपचाप गर्म करो, दूध गर्म करो, दूध में कॉफी मिला दो, पी लो। मैं ऐसे ही बनाता हूँ। शीट अपलोड कर दीजिए। नाम बताओ ना कौन सी शीट नहीं गई है? सिंप्लीफिकेशन, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री। 1 मिनट रुको, लिखते हैं। 1 सेकंड दो बच्चा, लाओ सीधे टीम को मैसेज ही कर देते हैं कि भैया ये सीट डालो। हाँ, नाम बताओ। प्रैक्टिस शीट पेंडिंग 1 क्या है? सिंप्लीफिकेशन। दूसरा ट्रिगो। पक्का है कि ये मिसिंग है? जबरदस्ती मत बोलना यार, वो ना वो लोग फिर मुझे कहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। चौथा मेंसुरेशन। 5वां स्टैटिस्टिक्स। मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, स्टैट्स। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? अरे भैया क्लास होगी, बैच हो गया, थोड़ा आराम भी ना करें? ठीक है, 15 दिन में क्लास नहीं लूंगा, अब जा रहा हूँ छुट्टी पे, मतलब अभी 2 क्लास लूंगा अभी। राइट। बट नॉट डन। ठीक है, लिख दिया इनको मैंने। और बताओ यार, कस्टमर केयर का नंबर वही है 858585 करके, बहुत सारे हैं ना, कई बार 85, जितनी बार 10 डिजिट हो जाए, 5 बार 85 लगा दो कल। हम आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्सनली स्टडी रिलेटेड? यार यूट्यूब पे ही पूछो, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है, या अभी जैसे क्लास में टाइम मिल गया है तो अभी पूछ लो यहाँ पर। ठीक है, नौकरी कब लगेगी? बेटा ये विषय का उत्तर तो नहीं मेरे पास, क्योंकि आपके ऊपर है, आपकी नंबर जैसे आएंगे उसी हिसाब से नौकरी लगती है। बहुत ही ब्रूटल है प्रोसेस, बहुत ही कहते हैं ना, थोड़ा किस्मत का भी साथ चाहिए।
और तब लगती है नौकरी। किस्मत तुम्हारे हाथ में है नहीं, तो चुपचाप मेहनत करो, ठीक है, रियलिस्टिक तरीके से तैयारी करो और मस्त रहो। नंबर सिस्टम क्लास 4 नहीं चल रही है। मैं आप सपोर्ट टीम को लिखिए support@unacademy.com पर, support@unacademy.com। मॉक में टाइम पे मैथ्स नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाएगी आपकी बेटा, और कोई तरीका नहीं है। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं सर, माई क्वेश्चंस कंप्यूटर के लिए। यार कंप्यूटर के बारे में क्या बताऊं आपको, कंप्यूटर के बारे में कि टाइपिंग के बारे में क्या पूछा था तुमने? टाइपिंग से रिलेटेड सवाल था तुम्हारा, 2 बार तुम टाइपिंग में फेल हो गए हो। टाइपिंग यार प्रैक्टिस करो पहली बात, और क्या बोलूं मैं, कंप्यूटर में फेल हो गया आप, एज ए सब्जेक्ट जो उसका कट ऑफ होता है वो नहीं निकाल पा रहे हो। बेइज्जती की तरह लो इसको यार, ऐसा कैसे, मतलब मजाक चल रहा है, कंप्यूटर भी से तुमको फेल करा रहा है, हद हो गई। फेल भी होना है तो इज्जत से फेल होना है यार, कंप्यूटर में फेल मत हो। तो यही सोच के खूब पढ़ा लो इस बार कंप्यूटर। कितने नंबर से फेल हो रहोगे? 2 4 10 नंबर पढ़ डालो ठीक से, 2 नंबर से। अब ये कोई फेल होना होता है? तुम्हारी किस्मत खराब है यार, बस उस दिन कंप्यूटर में फेल हो जा रहा हो। थोड़ा सा एक काम करो, ज्यादा मेहनत कर लो, कट ऑफ से थोड़ा और हाई रहो प्लीज। प्लीज आप बताइए, रैंक लानी है एसएससी रैंक 1, क्या रैंक लानी है आपको? उद्देश्य तो तुम्हारा नाम से क्लियर हो रहा है, बट रैंक 1 को लेके मैंने बहुत ही ज्यादा इसके बारे में मैंने चर्चा भी करी है कि रैंक 1 सिर्फ किस्मत से आती है, ठीक है। इसलिए अपना जो एम है ना, इसको पहले मॉडरेट करो कि आपको अच्छी रैंक लानी है। आप बोलो टॉप 100 में रैंक लानी है, अब रैंक 1 आनी होगी, किस्मत होगी तुम्हारी तो आ जाएगी, समझे कि नहीं? यू कैनॉट एम एंड गेट रैंक 1, इवन इफ यू गेट इट, मान लिया किसी तरह से मिल भी जाए तुमको, एम करके रैंक 1 मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सबसे ज्यादा आता है। वो दिन तुम्हारा अच्छा था, तुम टॉप 100 रैंक लायक थे, थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया और रैंक 1 आ गया, ये मतलब होता है रैंक 1 का, ठीक है। सो प्लीज लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज इफ यू are so much interested in getting rank 1, then I will ask you a question, why you want to get rank 1? क्यों जा पाना चाहते हो रैंक 1? नाम ज्यादा होगा इसलिए? इसलिए? और क्या कारण है? तो लोअर योर एक्सपेक्टेशन, व्हाई डू यू वांट टू गेट रैंक 1? गेट गुड रैंक ना, बिकॉज इफ यू टारगेट रैंक 1 एंड गो टू एग्जाम और इवन इन तैयारी, आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगी। तुम्हारे मॉक में जब रैंक 1 नहीं आएगी ना, पगलाए घूमोगे कि एक्चुअल एग्जाम में रैंक 1 कैसे आएगी। तो यू विल ऑलवेज बी सो एजिटेटेड एंड परेशान कि आपका तैयारी में हमेशा खून ज्यादा जलेगा, वो इमोशनल एनर्जी खूब बर्बाद होगी, क्योंकि मॉक में तुम रैंक 1 नहीं ला पाओगे। लिख के ले लो मुझसे, मॉक में रैंक 1 लाने वाला बच्चा ना 15 मिनट में मॉक कर देता है, पता नहीं कहां से ठीक है। इवन आप कहोगे सारे जेन्युइनली लोग मॉक में होंगे, तो भी मॉक में रैंक 1 लाना पॉसिबल नहीं है, हर मॉक में तो नहीं ला पाओगे, लिख के ले लो, ठीक है। You cannot get rank 1 in every mock. So why to waste our emotional energy in such futile pursuit? Let's be okay with good rank. Let's be okay with top 100 rank. And if you can ensure that you are in top 100, something like that. सर अभी 172 के प्रॉक्स नंबर आते हैं, आपका इंटरव्यू देने आना है, बिकॉज सर एक सर ने कहा था तुम रैंक 1 नहीं ला पाओगे, बस यही बात गलत प्रूफ करनी। क्यों उन सर के पीछे पड़े हो यार? उन्होंने बोला तुम रैंक 1 नहीं ला पाओगे, अच्छी बात है, तुम रैंक 2 आ जाए कोई बात नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं। आप कभी भी किसी को सिद्ध करने के पीछे, बेटा मास्टर ने बोला आप रैंक 1 नहीं ला पाओगे, मैं बता रहा हूं रैंक 1 लाने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही बहुत कम है। आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बना के चेक करके मैंने सब देखा है भैया, इट्स नॉट इजी। रैंक 1 लाना सिर्फ तुक्का है, उस दिन अच्छा चला जाएगा तुम्हारा तो रैंक 1 आ जाएगी, वरना रैंक 2 वाला क्या बेकार होता है, रैंक 3 वाला बेकार होता है? इट्स अ मैटर ऑफ लक, uncertainty, randomness. Someone has to be rank 1, right? So there will be one person every year who will be rank 1, but you cannot target and get rank 1. You cannot. And it's not the right strategy. Let the luck play its role. रैंक 1 आना होगा तो आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, उस मास्टर की बात को इतना तूल मत दो। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, बस इतना ही काफी है, समझे कि नहीं? तो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जताने के लिए दिन मत जियो, क्योंकि आप रोज फिर उस मास्टर के बारे में सोच रहे हो, रोज आप उस समस्या के बारे में सोच रहे हो कि मुझे 1 रैंक लानी है, 1 रैंक लानी है। अरे गजब दबाव है भाई 1 रैंक लाने का, मत लो इतना दबाव, पढ़ो चुपचाप। If I want to get one-on-one counseling with you, so is it possible? साहिल यार, I am not a counselor. काउंसलर अलग तरह के लोग होते हैं, मैं काउंसलर नहीं हूं।
मैं ऐसी तुम्हारी बातों का ऐसे ही हंसी मजाक में जवाब दे देता हूँ, थोड़ी बहुत जो समझे वैसे जवाब देता हूँ। काउंसलर एक अलग चीज होती है, जो लोग प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, आई थिंक वो उस तरह का काउंसलर मैं हूं नहीं, ठीक है। काउंसलर हमेशा मीठी मीठी बातें करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी उटपटांग बोल देता हूँ। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। लुक, पता है आपको क्या है, टू मच इंफॉर्मेशन इज द कंफ्यूजन, राइट? देयर इज नो सच ग्रेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इट्स वेरी सिंपल, 4 सब्जेक्ट्स और 5 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर भी ओम प्रकाश ने बताया इंपॉर्टेंट है, तो 5 सब्जेक्ट हो गए एक तरह से, एंड यू हैव टू स्टडी देम वेल, फिनिश द सिलेबस, रिवाइज, प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो आप ना पढ़ो थोड़ा सा, जैसे बच्चा 15-20 साल पहले पढ़ता होगा, जब इंटरनेट नहीं रहा होगा। फर्क बस इतना है कि एक टीचर अच्छा ले लो अपने साथ हर सब्जेक्ट के, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कंटेंट वगैरह पता कर लो कहाँ से पढ़ना है, देन आराम से चुपचाप पढ़ो, ज्यादा ये यूट्यूब की दुनिया से दूर रहो, ठीक है। कम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, कम आपको लगेगा कि आपकी तैयारी खराब है, तो ठीक ठाक पढ़ोगे और धीरे धीरे करके अच्छा कर ले जाओगे आप, ठीक है। तो कहते हैं दुनिया से थोड़ा गायब रहो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, ज्यादा मेंटरशिप मत लो। यहाँ हम देखें चारों तरफ मेंटरशिप ही चल रही है, देयर आर मोर मेंटर्स देन मेंटीज। न्यू चैलेंज, राइट? सो मेनी मेंटर्स, सो लेस मेंटीज। सो थोड़ा दूर रहो यार, इतना भी मेंटरशिप नहीं चाहिए इस तैयारी में कि पूरा टाइम आप दूसरों के हिसाब से ही निकालो, क्योंकि वो nobody will tell you the individual plan, right? Everybody will tell you a general plan. Okay, even if I look at the paid mentorship and I just reviewed, मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि how this paid mentorship happens. So उन्होंने कहा कि रोज एक प्लान आता है सवेरे सवेरे, अब बता देते हैं कि ये कर लो, यहाँ से पढ़ लो, हो गया। तो it's like it's not created for one person, it is created for everyone, right? It's a general one to many model. So I believe कि यार आप अपना प्लान बनाओ, अपने तरीके से पढ़ो, सब्जेक्ट 4 तैयार करने हैं, थोड़ा बहुत ऊहा पो रहेगा, कोई परफेक्ट प्लान होता नहीं है, कभी कोई सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ोगे, कोई कम पढ़ोगे, सब चलता रहता है। This is okay. You will not get a Gaussian distribution kind of preparation, right? Symmetric distribution. Gaussian distribution को एक ऑथर ने बोला है ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड, ठीक है, GIF। ये जितना सुंदर देखने में लगता है, उसका कहना है रियल लाइफ के किसी भी सिनेरियो में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, उसको बोलता है ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड। ऐसे ही कोई आइडियल शेड्यूल नहीं होता है, कोई आइडियल तरीका नहीं होता है तैयारी करने का, राइट? बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स, वी कैन नॉट वर्क लाइक मशीन्स। ह्यूमन एलिमेंट हर जगह रहता है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी कोई विषय आप उतना अच्छे से एक दिन नहीं करोगे, फिर अगले दिन उस पर वापस आओ ट्रैक पे, तो ऐसे ही चलता है, उबड़ खाबड़ तरीके से तैयारी चलती रहती है, हो जाती है तैयारी ऐसे ही। तो इतना टेंशन मत लो, आई थिंक आप अच्छे से पढ़ाई करो। सिर्फ आई डू 2 लेक्चर्स, लाइक 1 फॉर एडवांस, 1 अरिथमेटिक, कैन आई फिनिश माई सिलेबस इन 3 months? आई थिंक इतना मैथ्स पढ़ना ही नहीं है आपको, साहिल। अगर आप 24 की परीक्षा देने जा रहे हो यार, तो आप अगर 2-2 लेक्चर मैथ के रोज देखोगे तो कैसे होगी तैयारी आपकी, ये भी तो समझो। आपके 4 विषय और भी हैं, 3 विषय, उन पर भी तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। सो थोड़ा सा बाकी विषयों को इग्नोर मत करिए आप, है ना। और सिलेबस के साथ प्रैक्टिस भी आपको करनी है, सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना है ना, बिकॉज दैट, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो भी आप एग्जाम में उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे। दिस इज माय 3rd अटेम्प्ट, मेंस 2022 दिया था, प्री 2023 144। डाउट कहाँ पूछे यार? डाउट के लिए कोई डाउट ग्रुप जो बच्चों का होता है उसी में रहो, मेरा कोई ऐसा डाउट ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है डाउट ग्रुप की। मैंने कई बार बनाया फिर उसको डिलीट करवाया, क्योंकि वहां पर ना पॉलिटिक्स होने लगती है, जातियों का डिस्कशन होने लगेगा, लोग जातियों की बातें करते हैं। SSC की ऑडियंस उतनी मैच्योर ऑडियंस नहीं है, समझे कि नहीं, ठीक है। UPSC की ऑडियंस नहीं है SSC की, फिर वहाँ गालियां चलने लगती है, फिर वहाँ एक दूसरे को गाली देने लगेंगे। फिर मैंने 1-2 बार तो मैंने इंटरवीन किया कि भैया मैं क्या बकवास मचा रहा हूँ, ये मेरा ग्रुप है, सर देखो उन्होंने हमको ऐसा बोला, उन्होंने हमको ऐसा बोला, आप पूरा चेक करो। अब इतना टाइम किसके पास है कि बैठ के मैं पूरी हिस्ट्री चेक करूंगा? टीम को लगाया हुआ था मैंने, वो सभी बोले कि सर ये बड़ा मुश्किल काम है, पूरा दिन इसी में चला जाता है, इनकी लड़ाई सुलझाने में। तो मुझे भी लगा कि इट्स ए टाइम वेस्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि डाउट के लिए, जो स्पेशली जो लोग सिर्फ ग्रुप ही चलाते हैं ना, जो दिन रात एक्टिव रहते हैं, आई थिंक वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए। या अपने कुछ 2-4 दोस्तों का इस्तेमाल करके डाउट ग्रुप बना लो, जो पढ़ने वाले हों, सीरियस हो, बस हो जाएगा उनके थ्रू, ठीक है। और अगर मेरे नाम से कोई डाउट ग्रुप बना हुआ है तो वो मैं नहीं चला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हमारा कोई भी ऑफिशियल डाउट ग्रुप चैनल नहीं है, किसी बच्चे ने बनाया होगा, उसको ज्वाइन करके देखो क्या चलता है वहां पर। बहुत अधिक लोग होंगे ना तो सब पढ़ने भी नहीं आते, आपको मालूम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में हर जगह मनोरंजन ही करना है, समझे कि नहीं।
तो उस तरह के व्यक्ति, आपको मैंने एक चीज बताई थी अगर आपको ध्यान हो, कि जब आप सोशल मीडिया पे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एस्पिरेंट से, सो कॉल्ड एस्पिरेंट से, तो बहुत कम चांस है कि आपका इंटरेक्शन उन बच्चों से हो रहा है जो एग्जाम टॉप करने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया था एक यूट्यूब सेशन में। द प्रोबेबिलिटी रेशियो भी दिया था कुछ, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 1:39 का रेशियो दिया था मैंने कुछ, कि जो एग्जाम में टॉप 1000 में आने वाले लोग हैं उनसे इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी 1 है, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनसे आपकी इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी 39 टाइम्स है। तो डाउट ग्रुप वगैरह में आप जिन बच्चों से यूजुअली इंटरेक्ट कर रहे हो, या जो माहौल बनाते हैं, जो माहौल खराब करते हैं, जो आपके दिमाग में कूड़ा भरते हैं, वो अक्सर वो लोग है ही नहीं जो टॉपर है। ठीक है, टॉपर पढ़ रहा है चुपचाप, उसके पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के सोशल मीडिया में आके बकवास करेगा। तो ये फ्लॉ है सोशल मीडिया का, राइट। बट एनीवे देयर आर गुड ग्रुप्स में भी जहां पर अच्छा काम होता होगा। कई बार टॉपर इंटरव्यू में लोग आके बोलते हैं, बट उनको भी लिमिटेड यूज करो, अपने डाउट्स को नोट कर लिया करो, फिर कहीं डाल दो, फिर छोड़ दो, फिर कुछ देर बाद जाके देख लो किसी ने दिया जवाब या नहीं दिया। ठीक है, और बाकी अपने मित्रों से, दोस्तों से डिस्कशन करके क्लियर करो। ठीक है, यही तरीका है बेस्ट डाउट का। हाँ जी, और बताइए। ठीक है, ओनली 200 लोग, अरे 200 कम होते हैं क्या यार? 200 लोग बहुत ज्यादा होते हैं। 200 लोग, यू नो, हमारे यहाँ ना उसमें क्या बोला था पहले, बोलते थे कि 2 लोगों से अधिक भीड़ होती है ना। घरों में ऐसा कहावत थी कि 2 लोगों से ज्यादा मतलब भीड़। ठीक है, 200 तो बहुत ज्यादा है, बट खैर ऑनलाइन में 200 मान सकता हूँ कि कम ही माना जाएगा। सर आज के स्टूडेंट सीरियस कम है, बट सीरियसली स्टूडेंट नहीं मिलते, प्लस पहले मैथ से डर लगता था, बट अब नहीं, कोई कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। आप ऐसे दोस्तों को बनाइए जिनसे वो सवाल हो। बाकी मैं यूट्यूब के माध्यम से वगैरह वगैरह अच्छे अच्छे सवालों को कराता रहूंगा। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल बी अवेलेबल, हम मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ऐसा नहीं है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब से जुड़े रहिएगा। आज के स्टूडेंट सीरियस बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि आज के स्टूडेंट सीरियस कम है, इस गलतफहमी में मत रहिए, समझे। 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने वाले ज्यादा होते हैं, मान लेते हैं 10 से 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। आप सोशल मीडिया के किसी भी ग्रुप में अगर देखते हैं कि मान लिया 1.5 लाख लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, इस 1.5 लाख लोग में नए बच्चे कितने होंगे? 50,000। बाकी 1 लाख कौन है? पुराने, जो 2 साल पहले जुड़े वगैरह वगैरह, जो अब एक्टिव नहीं है, तो ग्रुप ज्वाइन रखते हैं, छोड़ते नहीं है। अब ये 50,000 नए लोग हैं, बाकी 11.5 लाख लोग जो है ना, उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये मत बोल देना कि सीरियस लोग नहीं है। आपको जो लोग मिलेंगे वो नेचुरली नॉन सीरियस मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो इतना ज्यादा एक्टिव है ना, जो बहुत अच्छा है, तैयारी इसकी ठीक ठाक है, वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रखता है। ठीक है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द नेचर कि टाइम वेस्ट होता है वगैरह वगैरह। मैं ही इतना समझाता रहता हूँ कि दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। तो यू कैनॉट से कि भाई सीरियस बच्चे नहीं है। यू आर इंटरेक्टिंग विद दोज जहां लाइकलीहुड ज्यादा है कि वो टाइम बर्बाद करने वाले लोग हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मेजोरिटी ऐसी होगी। ऐसा नहीं कि सीरियस लोग नहीं है, बहुत सीरियस लोग हैं। नौकरी किसको नहीं चाहिए यार आज की डेट में? पीपल आर डैम सीरियस, दे आर वर्किंग हार्ड, बट दे आर नॉट सो एक्टिवली अवेलेबल कि उनको आप देख पाओ। वो आते भी होंगे ग्रुप में, अगर होंगे तो चुपके से आते होंगे, अपना काम की चीज ली उन्होंने, निकल गए। पीडीएफ वगैरह अगर कुछ उनको चाहिए, कुछ देखा क्या चल रहा है, वो टाइम पास के लिए आते हैं ग्रुप में, बस अपना देखा, ठीक है सब कुछ। अगर काम का है तो उससे उन्होंने नॉलेज ली और निकल लिया। ठीक है, उतने वोकल नहीं होते हैं। चलिए कल मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे। ख्याल रखिए, थैंक यू। एसएससी रैंक में सर आई एम गर्ल प्रभा, बट एसएससी गर्ल्स नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि एसएससी में गर्ल्स नहीं मिलती, 2 साल पहले ही फीमेल टॉपर आई एसएससी में, है ना, सुचिता। तो आप इस तरह से ना सोचें। पहले तो आप अपने ऊपर इतना दबाव मत डालें, ये रैंक 1 का दबाव पहले हटा लो। ठीक है, बहुत आवश्यक है। डू नॉट लिव अंडर सच फियर्स प्रेशर एंड दिस इज फ्यूटाइल। लेट्स नॉट क्रिएट एन एम जो हमें रोज प्रेशराइज करे अननेसेसरीली, है ना। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो। उन मास्टर की बात सही भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाने दो उनको। तो हम, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छी रैंक ले आए। रैंक 1 वगैरह ये सब किस्मत होगी तो आ जाएगी, उसको लेके इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, बाय। कल शाम को 6 बजे डीआई के साथ। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।